दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है आपका 13 मई 2020 और हम लोग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग नज़र डालते हैं पीआईबी पे। पीआईबी में क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज है, तो उनमें से सबसे पहले जो न्यूज है चैम्पियन पोर्टल को लेकर के है। चैम्पियंस पोर्टल, तो चैम्पियंस पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो चैम्पियंस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो, एम से माइक्रो, एस से स्मॉल, अगले एम से मीडियम और ई से इंटरप्राइज। इसी को सूक्ष्म और लघु व मध्यम उद्यम के नाम से जाना जाता। तो चैम्पियंस पोर्टल को सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि चैम्पियंस पोर्टल को हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आइए अब देखते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो यह एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली है। यह एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा और सूचनाओं का मैनेजमेंट एक ही जगह किया गया। इसमें जो एमएसएमई क्षेत्र है उससे संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी इसी चैम्पियंस पोर्टल पर यानी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो एमएसएमई क्षेत्र है अभी तक आपका काफ़ी पीछे है, तो इसको काफ़ी एडवांस किया जाए और इस क्षेत्र को राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर क्या बनाया जाए? सक्षम बनाया जाए, ताकि वह विश्व के अन्य देशों में जो एमएसएमई क्षेत्र है उससे कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा कर पाए। क्वालिटी में सुधार किया जाए और जो प्रशासनिक बाधाएं होती हैं, चाहे वो नौकरशाही की हो या लाल फीताशाही की हो, उसको भी दूर करने के लिए इसका मेन मकसद है। आगे जैसा कि पीछे बताए कि इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से जो संबंधित जानकारियां हैं उन समस्त जानकारियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। आपने देखा भी कि एमएसएमई के नए सचिव बनाए गए के शर्मा। तो एमएसएमई के जो नए सचिव के शर्मा जब ये 30 अप्रैल को पदभार ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने संकेत दिया था कि वर्तमान कठिन परिस्थितियों में जो छोटे लघु व मध्यम उद्यम या उद्योग हैं जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनको क्या किया जाएगा? उनकी मदद की जाएगी और उसके लिए एक आपकी आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना व कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी ताकि एमएसएमई क्षेत्र को में सुधार किया जा सके। तो यह जो चैम्पियंस पोर्टल है इसमें कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपनाया गया है। कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसी को नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली के नाम से भी हिंदी में जाना जाता है। नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी कि नियंत्रण भी बना रहे और साथ ही सूचनाओं का प्रबंधन भी होता रहे और जो एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हैं उनको किसी प्रकार की मुश्किल का भी सामना ना करना पड़े, तो इसका मेन मकसद रखा गया है। आइए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। भारत ने लॉन्च किया मिशन सागर। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अभी कोविड-19 विश्व में अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, तो भारत भी अपने देश में कोविड-19 का बचाव करने के साथ साथ उसके अन्य जो सहयोगी देश हैं या फिर नेबरिंग कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं, उनकी भी मदद कर रहा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने अभी आपने देखा ऑपरेशन समुद्र शक्ति लॉन्च किया, वंदे भारत मिशन लॉन्च किया और फिर लॉन्च किया मिशन सागर। तो हम समझ लेते हैं कि ये मिशन सागर है क्या। सबसे पहले जो आपका मान लो ये आपका भारत है, भारत पे यहाँ मालदीव है, मालदीव के बाद आपका इधर आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ मेडागास्कर है और मेडागास्कर के ऊपर यहाँ
कामोरोस है। कामोरोस के बाद यहाँ बगल में आइए तो आपका कौन मिल जाएगा, बगल में मॉरिशस मिल जाएगा। इसी के जस्ट थोड़ा और ऊपर चले जाइए तो आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपका मिल जाएगा कौन सा देश बताइए। ये कामोरोस हो गया, ये मेडागास्कर हो गया, ये मॉरिशस हो गया, ये देश आपका सेशल्स है। कौन देश है, सेशल्स मिल जाएगा। तो इतने देशों, इन्हीं को क्या कहा जाता, ईस्टर्न इंडियन ओशियन में जो द्वीपीय देश हैं, यानी ईस्टर्न इंडियन ओशन में द्वीपीय देश हैं, उन्हीं को मदद पहुंचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में जो ये द्वीप देश है, द्वीपीय देश है, आइलैंड हैं, इन्हीं को मदद पहुंचाने के लिए मिशन सागर को लॉन्च किया गया है। तो जैसा कि पीछे हमने बताया कि हिंद महासागर में जो देश कोविड-19 की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो उन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए क्या लॉन्च किया गया, मिशन सागर लॉन्च किया गया है। कौन कौन देश, मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, मेडागास्कर हो गया, सेशल्स हो गया, कोमोरोस हो गया। इन 5 देशों में भारत के द्वारा मदद पहुंचाई जाएगी। तो मदद किसकी है, फूड आइटम्स, खाने का सामान, खाद्यान्न जो सामान सामग्री है उसको भेजा जाएगा। इसके साथ ही कोविड-19 से संबंधित जो दवाएं हैं, कोविड-19 चाहे वो आपकी हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन टेबलेट क्यों रही हो या फिर आयुर्वेदिक बहुत सारी दवाएं भारत के पास हैं, तो ये हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन को उपलब्ध इन 5 देशों में कराया जाएगा। इसके साथ ही अगर यहाँ जो 5 देश हैं इनमें किसी को मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, यानी कि मेडिकल चिकित्सकीय सहायता चाहिए, तो चिकित्सकीय सहायता के लिए भी, मेडिकल असिस्टेंस के लिए भी टीम भेजी गई है। और इसी उद्देश्य के लिए भारत का INS केसरी नामक जहाज़ को रवाना किया गया और यह पहली बार कहाँ पहुँचा है, माल यानी आपका लगभग 6 टन अनाज लेकर के, खाद्यान्न लेकर के या और साथ ही दवाओं की सामग्री के साथ मालदीव की राजधानी माले के लिए रवाना हुआ है। कौन, INS केसरी। तो ध्यान रखिएगा INS केसरी को भेजा गया है। अब हम जान लेते हैं सागर, मिशन सागर की संकल्पना क्या पहली बार आई या पहले से थी। तो सागर की फुल फॉर्म क्या होती है, सागर की फुल फॉर्म S से आपकी सिक्योरिटी होती है, A से एंड होता है, G से ग्रोथ होता है, फार अगले A से आल होता है, इन द रीजन यानी हिंद महासागर या इसके आसपास जो भी आपके द्वीपीय देश हैं या अन्य देश हैं उन सबको ग्रोथ होती रहे, समृद्धि होती रहे, वह सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसी को ध्यान में रखते हुए सागर की संकल्पना को लाया गया है। और इसे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, इनके द्वारा मार्च 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये कोई नई संकल्पना नहीं है, सागर को मार्च 2015 में लॉन्च किया गया था। तो सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये ध्यान दीजिएगा, दोनों से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ये हमने आपका मैप लिया है, ये आपका इंडिया है, ज़रा इस मैप में देख लीजिए, ये आपका इंडिया है, ये आपका अरब सागर है और अरब सागर के साथ ये अफ्रीका महाद्वीप है, आप देख ही रहे हो। और अफ्रीका महाद्वीप के बाद यहाँ आइए तो आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका एक छोटा सा यानी ये आपका देश है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका मालदीव है, मालदीव की राजधानी क्या है, ये आपका माले है। तो यहीं पर INS केसरी को भेजा गया है, यहीं पर INS केसरी को भेजा गया। तो अगर नॉर्थ से साउथ की ओर चलें, हिंद महासागर के देशों को देखने की कोशिश करें तो आपका ये क्या मिल जाएगा, ये आपका माले यानी मालदीव की राजधानी माले मिल जाएगा। फिर आगे आइए तो हम देखते हैं आपका, ये आपका देखिए यहाँ पर आपका सेशल्स है। कौन सा है देश, सेशल्स है। तो ये आपका दूसरा देश जो बताए थे, ये मालदीव है, ये सेशल्स है। आगे देखते हैं, सेशल्स के बगल यहाँ पे आइए, ये आपका लिखा हुआ कोमोरोस। तो ये कोमोरोस है और कोमोरोस के बाद आपका ये मेडागास्कर है और मेडागास्कर के बाद आइए तो आपका मिल जाएगा
कौन सा सबसे लास्ट वाला देश है मॉरिशस, और जिसकी आपकी कैपिटल भी मिल जाएगी पोर्ट लुइस है। तो ये मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। तो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है। उसके बाद मेडागास्कर, और मेडागास्कर की राजधानी अंताननरिवो है। अंताननरिवो है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ लिखा हुआ। तो इन 5 देशों को मदद पहुँचाने के लिए किसे लॉन्च किया गया है? तो आपने समझ लिया किसको लॉन्च किया गया है? तो INS केसरी को मिशन सागर के अंतर्गत यानी लॉन्च किया गया है। तो आपका अब क्लियर हो गया होगा कौन? ऊपर आपका मालदीव हो गया, इधर कोमोरोस हो गया, कोमोरोस के वो सेशल्स हो गया, सेशल्स के नीचे उतरो तो कोमोरोस हो गया, और नीचे उतरो मेडागास्कर, और नीचे आ जाओ तो आपका ये मॉरिशस। इन देशों का उत्तर से साउथ आपका ऑर्डर लगाने के लिए भी IAS एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये देश आपके चर्चा में बने हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो किसकी याद में मनाया जाता? तो आपने एक नाम सुना होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के संबंध में कहा जाता है कि वह एक आपकी समर्पित क्या थी? नर्स थी। तो जो कि रोगियों को हमेशा मदद करती रहती थी, हर प्रकार की केयर करती थी, और इनको जो मरीज़ थे बहुत पसंद करते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यानी इनकी यादगार में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम 2020 की थीम की बात करें तो 2020 की थीम क्या रही है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की, इंटरनेशनल नर्स डे की। तो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये थीम आप ध्यान रखिएगा। नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ इस बार की थीम रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि पहली बार ये कब मनाया गया था? तो पहली बार इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा, यानी कि ICN के द्वारा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा 1965 में इसको पहली बार मनाया गया था। अब कुछ हम जानकारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जान लेते। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये ब्रिटिश नागरिक थी, यानी कि ब्रिटिश नागरिक थी, और इन्हीं को लेडी विद द लैम्प की संज्ञा दी गई, यानी लेडी विद द लैम्प के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्रीमिया का युद्ध 1850 के दशक में हुआ था। तो 1850 के दशक में होने वाले क्रीमिया युद्ध के दौरान इन्होंने जो नर्सें थी उनको ट्रेनिंग देने का भी काम किया था। आगे आते हैं, देखते हैं अगला जो न्यूज में था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड को लेकर के था। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 ये 17 लोगों को, विश्व के 17 लोगों को दिया गया। उनमें से एक भारतीय जर्नलिस्ट भी शामिल हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। तो पूछा जा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 किसको दिया गया? सिद्धार्थ वरदराजन। ये सिद्धार्थ वरदराजन वही हैं जिसके ऊपर यानी क्या आरोप लगाया गया था, और आपका को यानी कोर्ट में केस भी दायर किया गया, यानी CM योगीनाथ को लेकर इन्होंने जो आपका पत्र यानी न्यूज में इनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी थी, तो उसी को लेकर के इन पर आरोप भी दायर किया गया था। ये वही सिद्धार्थ वरदराजन हैं जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। अब बात कर लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 कौन प्रदान करता है? तो ये जर्मन पब्लिक न्यूज़ है, जर्मन पब्लिक न्यूज आउटलेट है, उसी के द्वारा दिया जाता। उसी का नाम है ड्यूटशे वेली के द्वारा ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्रदान किया जाता। और ये 2020 आपको किसको दिया गया? तो 17 लोगों को दिया गया। उनमें भारत के जर्नलिस्ट सिद्धार्थ वरदराजन भी शामिल हैं। आगे आइए आपका देखते हैं और क्या न्यूज में था। तो भारतीय सेना के सैनिक और चाइनीज़ PLA जो पीपुल्स वहाँ की लिबरेशन आर्मी है, तो उसके द्वारा ये फियर्स फेस ऑफ की घटनाएं देखी गई। फियर्स माने भयंकर होता, और फेस ऑफ का मतलब आमने सामने की क्या हुई, यानी पत्थरबाजी हुई, और उसमें हल्की फुल्की दोनों तरफ यानी टेम्प्रोरी बेस पे होता है, तो उसमें चोटें भी दोनों तरफ की सैनिकों को आई हैं। तो ये आपका
फिर से एक बार फिर से इस घटना की पुनरावृत्ति हुई और यह घटना कहाँ हुई, तो उत्तरी सिक्किम में आपका ये एक आपका दर्रा है नकुला दर्रा। ये नाथुला मत समझ लीजिएगा, ये आपका दर्रा कौन है, नकुला दर्रा। तो यह घटना कहाँ देखी गई, उत्तरी सिक्किम में। उत्तरी सिक्किम में नकुला दर्रा के पास देखी गई। ये सिक्किम वही है जिसका गठन 35वें संविधान संशोधन और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से होगा। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे सहराज एसोसिएट राज्य के रूप में शामिल किया गया था। अगर पूछा जाए सहराज तो 35वां संविधान संशोधन लगाइएगा। अगर पूछा जाए ये पूरी तरह भारत में कब मिलाया गया, उस संविधान संशोधन कौन था, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में होगा। इसी के द्वारा सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग मान लिया जाएगा। और आपको एक इन्फॉर्मेशन बताते चले, सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने ऑर्गेनिक खेती पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती को अपने राज्य में शुरू किया। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये उत्तरी सिक्किम यानी यहाँ पर नाकुला दर्रा पर यह घटना फेस ऑफ की देखने को मिली है। इसके पहले भी आपने देखा 2017 में, अगर ध्यान दे रहे होंगे तो भारतीय व चीनी सैनिकों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। और यह घटना कहाँ हुई थी, तो यहाँ लद्दाख में आपका एक स्थान है पांगोंग झील। तो ये पांगोंग झील के आसपास ये घटना देखने को मिली थी। पांगोंग झील कहाँ है, तो ये आपका ये पांगोंग झील भी पूछा जा सकता। पांगोंग झील ये आपका लद्दाख में है। पांगोंग झील लद्दाख में है। उसके बाद आपका डोकलाम विवाद आपने देखा, ये 73 दिन तक स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी रही। यानी कि आपका आपने स्टैंड ऑफ की स्थिति डोकलाम विवाद को लेकर देखा था। तो डोकलाम है क्या, तो जहां आपका सिक्किम है, सिक्किम भारत व चीन का यानी तिब्बत वाला ट्राई जंक्शन जहां मिलता है, वहाँ पर आपका डोकलाम है। और डोकलाम के बगल ही चुम्बी घाटी है। तो चुम्बी घाटी के पास ही डोकलाम विवाद भी देखने को मिला था, जिसमें भारत व चीनी सेना 73 दिन तक स्टैंड ऑफ की स्थिति में बनी रही। वस्तु स्थिति इसी को कहा जाता, जैसा वैसी स्थिति बनी रही। दोनों सेनाएं न हटने के लिए हटने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, ये यानी डोकलाम से। तो इसी के बाद पहल आपकी दोनों भारतीय प्रधानमंत्री मोदी व वहाँ के राष्ट्रपति चीन के शी जिनपिंग के द्वारा शुरू की गई। और पहली इनफॉर्मल समिट होती है, अनौपचारिक मीटिंग होती है, समिट होती है 2018 चीन के वुहान शहर में। कहाँ हुई थी, चीन के वुहान शहर में हुई थी। और फिर आपने देखा 2019 में फिर इनफॉर्मल समिट फिर से हुई, वो तमिलनाडु के कहाँ, चेन्नई नामक शहर में हुई थी। चेन्नई नामक शहर में हुई थी, जहाँ पर चेन्नई डिक्लेरेशन को भी घोषित किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं भारत एवं चाइना के बीच कितनी विवादित सीमा है, तो आपका 3488 किलोमीटर की सीमा का विवाद बना हुआ है। अब यहाँ हम जान लेते हैं कि भारत व चीन के बीच कौन सी रेखा है। तो अगर हम भारत और चीन के बीच रेखा की बात करें तो इसी को मैकमेहन लाइन के नाम से जाना जाता। मैकमेहन लाइन के नाम से, या हिंदी में मैकमोहन सीमा भी कहा जाता। असल में होता क्या है, 1914 में 1914 में ब्रिटिश एक विदेश सचिव होते हैं जिनका नाम हेनरी मैकमोहन होता है। तो हेनरी मैकमोहन के द्वारा भारत व चीन के बीच एक सीमा रेखा खींची गई थी। और हुआ क्या था, 1914 में, ध्यान दीजिएगा, 1914 में शिमला सम्मेलन नहीं है, ये शिमला कन्वेंशन होता है। और शिमला कन्वेंशन के आधार पर यानी मैकमोहन रेखा को खींचा जाता। चूँकि उस समय आपका चाइना जो ये मैकमोहन रेखा उस समय 1914 में खींची गई थी। शिमला कन्वेंशन के बाद इससे चाइना मान्यता वर्तमान समय में नहीं देता है। अब हम समझ लेते हैं, ये आपका कुछ मैप है, इस मैप को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये आपका चाइना है और आपका ये भारत है, ये आपका। तो इसमें हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये रेखा देखो यहाँ तक खींची गई,
ज़रा देखिएगा, ये आपका ये जो आपकी लाइन खींची गई असल में हुआ क्या था, भारत और चाइना के बीच आप जानते हैं 1962 में वार होता है। वो जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा इसी से घुसपैठ किया था, चाइना हमला बोला था तो इसको अपने कब्जे में ले लिया था। और उस समय क्या इसी को कहा जाता, नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। इसी को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश पे जब कब्जा कर लिया तो फिर समझौता हुआ, और समझौता होने के बाद फिर उस समय जो रेखा खींची गई थी उसी को LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता। ये लाइन ये आपकी जो ये आपकी पीली कलर की दिखाई दे रही, अरुणाचल प्रदेश जहाँ जहाँ ये सीमा इसकी लगती है जी, ये जो खींच रहे हैं हम, ये भूटान तक आती है, ये आपकी और आपके इधर सिक्किम ये खींची गई है यहाँ। तो इसी को क्या कहा जाता है कि नेपाल चालू हो जाता। और इसके बाद ये वाली देखिएगा ये आपका डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। तो ये आपकी समझिएगा, ये आपके सब एरिया डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, जबकि आपका LAC रेखा ये यहाँ सिक्किम तक खींची गई थी। तो इसी को क्या कहा जाता, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहा जाता है। तो इसका बॉर्डर किन किन के साथ लगता है, अगर पूछा जाए भारतीय राज्य ऐसे कौन से हैं जिनका बॉर्डर किसके साथ शेयर होता, तो ये बॉर्डर शेयर होता चाइना के साथ। तो देखते हैं तो जम्मू कश्मीर है ही है, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर शेयर होता, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड, या यहाँ उत्तरांचल लिखा हुआ लेकिन वर्तमान में से उत्तराखंड कहा जाता, उत्तराखंड का बॉर्डर। तो इधर 3 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी किसके साथ, चाइना के साथ। पहला आपका हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, इसके बाद यहाँ ये तो सिक्किम बॉर्डर शेयर करता, और सिक्किम के बाद आपका ये भूटान है, और भूटान के बाद अगला कौन बॉर्डर करता, और आपका अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। तो ये LAC हो गई। LAC को आपने बाई मैप आपने समझ लिया। उसके बाद आपका देखिए बीच में आपका सिक्किम है, यहीं पर आपका अभी फियर्स फेस ऑफ की घटना देखने को मिली थी। तो सिक्किम के एक बगल आपका कौन है, नेपाल, और दूसरी बगल आपका कौन है, भूटान। दूसरी तरफ कौन है आपका, भूटान। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए नेपाल के साथ किसके किसके बॉर्डर शेयर होते। तो नेपाल के साथ उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता, उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, और आपका सिक्किम बॉर्डर शेयर करता। एक राज्य आप गलत करके चले आओगे, वो यहाँ जहाँ सिक्किम है उसी के नीचे आपका ये बिहार है। तो ये भी सही मार दोगे, बिहार बॉर्डर शेयर करता। लेकिन इस बार आपका मोतिहारी और आपका यहाँ से क्वेश्चन भी आया था, समझौता हुआ था PCS में, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपका नेपाल के साथ कौन कौन भारत का बॉर्डर शेयर करता, तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, और सिक्किम के जस्ट नीचे है ये आपका इसी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता, और ये आपका आता है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा है जो बॉर्डर भूटान के साथ भी करता है और नेपाल के साथ भी करता है बॉर्डर शेयर। तो आपका यहाँ पश्चिम बंगाल अगर ऊपर ध्यान नहीं दिए तुरंत उसको काटोगे, वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जरा ये देखिएगा, तो नेपाल के साथ कौन कौन राज्य बता दिए आपका, यानी उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और बिहार के बाद देखो ये छोटा सा गया है, ये वाला यहाँ कट है, यहाँ देखो ये तो ये आपका पश्चिम बंगाल का बिल्कुल पतली सकरी सी रास्ता गया। तो पश्चिम बंगाल नेपाल से बॉर्डर भी शेयर करता है, और इधर भूटान से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आइए, अब ये हो गया नेपाल का हो गया। अब हम देख लेते हैं भूटान किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो भूटान बॉर्डर शेयर करता है, एक तो ये पश्चिम बंगाल के साथ, दूसरा सिक्किम के साथ, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश, और चौथा ये आपका नीचे है असम। तो ये 4 राज्य हैं जिससे भूटान बॉर्डर शेयर करता है। तो किनके साथ, तो आप फिर से अब बताइए, पश्चिम बंगाल, बगल में आपका सिक्किम, पश्चिम की साइड, पूर्व की साइड अरुणाचल प्रदेश, साउथ की साइड, दक्षिण की साइड आपका असम बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ चाइना की बात हो रही थी, मैकमोहन आपकी रेखा की बात हो रही थी, तो उसको हमने अभी समझ लिया है, और आगे देखते हैं। ये तब का मैप है 1900। यहाँ देखिएगा,
जो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये वाला क्षेत्र यहाँ बनाया गया है, इंडो चाइना, ये वाला, ये इसको असल में अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरीके से चाइना अपना पार्ट मानता है। इसको छोटा तिब्बत कहता है अरुणाचल प्रदेश को, और हमेशा दावा करता है उसका है। तो ये विवादित का बना हुआ। अगला विवाद यहाँ देखिए, इंडिया और नेपाल के बीच जो बॉर्डर अभी विवाद उत्पन्न हो गया। एक घटना अभी हम भी फिर से आगे बताने वाले हैं। वो आपका कौन है? काला पानी। ये जहाँ बिंदी रख रहे हैं, ये काला पानी है। ये उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर के साथ है। तो भारत ने क्या किया, अभी यहाँ अगली जो न्यूज़ बताएंगे, यहाँ 80 किलोमीटर का, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड का एक स्थान है धारचूला। धारचूला से यहाँ का उत्तराखंड में ये इसी काला पानी के पास स्थान है, उसका नाम क्या है? लिपू लेक दर्रा। तो लिपू लेक दर्रा क्या नाम है? लिपू लेक दर्रे तक 80 किलोमीटर बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक आपकी रोड बनाई गई। उसी रोड को लेकर के आपका क्या है, इसमें नेपाल ने अपनी आपत्ति दर्ज की है कि वह लिपू लेक दर्रा जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां तक वो उसकी संप्रभुता का भारत ने उल्लंघन किया है। तो इसको लेकर के फिर से आपत्ति दर्ज कराई गई है नेपाल के द्वारा। तो क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि अभी आपका 80 किलोमीटर जो रोड बनाया गया कैलाश मानसरोवर लिंक को, यानी कैलाश मानसरोवर एक तो इस रास्ते से आप जा सकते हो, दूसरा ये आपका सिक्किम वाले रास्ते से जा सकते हो। तो ये आपके रास्ते थे जिससे होके आप कैलाश मानसरोवर जा सकते हो। तो तीसरा अरुणाचल प्रदेश से होके भी आप जा सकते। तो सबसे लंबा ये अरुणाचल प्रदेश वाला रूट है, उसके बाद आपका सिक्किम, और सबसे छोटा ये आपका रूट ये बन जाएगा कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए सबसे छोटा रास्ता ये बना लिया गया, और इसको बनाया है बीआरओ ने, 80 किलोमीटर रोड बनाया है। तो ये पूछ लेगा क्वेश्चन कि किन दो स्थानों को कनेक्ट करता है? तो ये उत्तराखंड के धारचूला से लेकर के आपके लिपू लेक जो कि उत्तराखंड में ही आता है तक आपका कनेक्ट करने का काम करता है। आगे मैप दिखाया गया, तो वही है, इसमें कुछ आपका है नहीं। ब्रह्मपुत्र रिवर हो, ये तिब्बत हो, ये दिखाया गया। आगे आइए। हाँ, ये आपका एक राज्य हमने यहाँ बनाया, ये तो यूपी है, और ये उत्तराखंड है। देख लो, ये ऊपर चाइना है, चाइना का तिब्बत वाला क्षेत्र है, ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड का पहले बॉर्डर देख लीजिए किसके किसके साथ लगता है। तो आपका ये हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, इधर नेपाल के साथ ये बॉर्डर टच करेगा उत्तराखंड, ये नेपाल वाला इतना रीजन है आपका। तो नेपाल के साथ ये बॉर्डर, और आपका किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है? तो हमने क्या बताया है, ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये राज्य अलग है, इसके साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है, हरियाणा वाला है। और ये आपका पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के साथ इसका बॉर्डर लगता है, और दूसरे के साथ आपका उत्तराखंड का बॉर्डर किससे लगता है? पूरी तरीके से यूपी, यानी ये जाके हरियाणा ये बॉर्डर शेयर उत्तराखंड से नहीं करता, हिमाचल प्रदेश करता है। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश करता है बॉर्डर शेयर। और कौन करता है? तो आपका ये करता है अपना उत्तर प्रदेश आपका, और इधर आपका चाइना, और चाइना तो बॉर्डर शेयर करेगा ही, और साथ में आपका इधर वाला कौन करता है? नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। अब यहाँ कुछ हमने उत्तराखंड के बारे में, चूंकि उत्तराखंड की बात आई तो सिक्किम वाला पीछे बता दिए थे। और सिक्किम में आपके दर्रे ध्यान दीजिएगा, नाजा सांप से याद रखिएगा। पीछे के वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ना से नाथुला हो गया, और जा से जयलेपला। जयलेपला आपका दो दर्रे कहाँ हैं? आपके सिक्किम में है। और आज आपने और समझा, ना से एक और ना आया, नाकुला। नाकुला दर्रा भी आपके सिक्किम में है, चूँकि ये आपका करंट में आया इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड को, पूरे उत्तराखंड को दो डिवीज़न में बांटा गया, एक कुमाऊं डिवीज़न, दूसरा गढ़वाल डिवीज़न। तो कुमाऊं व गढ़वाल डिवीज़न, दो डिवीज़न इसके किए गए। तो समझिएगा, यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ जो ये कलर वाला है नीचे वाला, ये इस कलर में ये आपका कौन है? तो आपका ऊपर वाला ये गढ़वाल डिवीज़न है। तो गढ़वाल डिवीज़न में आप देख लो कौन कौन, देहरादून भी आएगा, हरिद्वार, तो आपका ये हरिद्वार, उसके ऊपर कौन है? देहरादून है। और उसके बाद आपका टिहरी गढ़वाल है।
इसके बाद पौरी है, पौरी के बाद आपका रुद्रप्रयाग है, चमोली है, और चमोली के बाद फिर आपका कौन है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी इतने आपके किस में आते हैं, गढ़वाल डिवीज़न में आते हैं। तो ये आपका अभी इसका काम आएगा तो आपको, क्योंकि ये आपका बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे आगे बनेगी, इसलिए बता रहे हैं। पूरे उत्तराखंड को 2 डिवीज़न में बांटा गया। एक गढ़वाल डिवीज़न है उत्तर की ओर, जो है ऊपर हिली क्षेत्र है, वो गढ़वाल डिवीज़न है, और दूसरा कुमायूं डिवीज़न है। तो हमने गढ़वाल डिवीज़न में बताया कौन कौन ज़िले आते हैं। तो हरिद्वार के ऊपर आपका कौन है, देहरादून है। देहरादून के बगल जाओगे तो आपका कौन मिल जाएगा, तो हमने कहा हरिद्वार, देहरादून। फिर से देख लीजिए, हरिद्वार, देहरादून, पौरी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली। चमोली आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका चमोली गढ़वाल डिवीज़न में आता, और सबसे ऊपर आपका ये रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद उत्तरकाशी। अब आते हैं कुमायूं डिवीज़न के कुछ क्षेत्रों को हम जान लेते हैं। तो कुमायूं डिवीज़न में सबसे नीचे आपका जो यूपी के साथ लगता है, ऊधम सिंह नगर है। उसके बाद नैनीताल है। नैनीताल के बाद ये आपका अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा के बाद बागेश्वर है, और ये पिथौरागढ़ है। तो आपका ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका चंपावाल है, तो चंपावाल इसी में आता है। तो ऊधम सिंह नगर, चंपावाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ आपका ये कुमायूं आपके डिवीज़न में आते हैं। कुमायूं डिवीज़न में आते हैं, तो 2 डिवीज़न में इसको बांटा गया है। आइए कुछ यहाँ का, जैसा कि हम कोई स्टेट उठाते हैं तो आपका वहाँ का कुछ चीज़ें जो फेमस है, इससे आपका इन्वायरमेंट का क्वेश्चन सही हो जाएगा। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन जैसे आपका कोई वहाँ का पार्क दे दिया गया, नेशनल पार्क, या कोई आरक्षित क्षेत्र दे दिया गया, संरक्षित क्षेत्र दे दिया गया, वहाँ विशेषता पूछ लिया गया कि ये आपका ये जानवर यहाँ पाया जाता है कि नहीं, या इस टाइप के क्वेश्चन आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। अगर ये आपका देखते हो तो ये देखिए हो हिरन टाइप में है, तो ये मस्क डियर है, ध्यान दीजिएगा। जो ये हिरन की एक प्रजाति होती है, इसी को क्या कहा जाता, इसी को मस्क डियर कहा जाता है। तो ये आपके सामने जो फिगर आया है, ये किसका है, मस्क डियर का है। मस्क डियर का है, तो यहाँ का आप समझ में आ गया होगा इसे क्या अपनाया गया, तो स्टेट एनिमल इसी को अपनाया गया है। अगला ये देखिए, ये तितली जैसी है आपका ये एक है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये तितली है नहीं, ये आपकी तितली नहीं है, इसको यहाँ पिकॉक कहा जाता है। ये आपका तितली जैसी है, लेकिन इसको पिकॉक कहा जाता। इसी को जो ये काले कलर की है, इसी को किस रूम में मनाया गया, तो ये आपका इसी को स्टेट बर्ड के रूम में स्वीकार किया गया है। आगे देखिए, ये आपका एक पक्षी आपका आया है, ये यहाँ पर पाया जाता। आ गया ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एक कमल है। इस कमल को ब्रह्म कमल कहा जाता है, ब्रह्मा कमल या ब्रह्म कमल इसी को कहा जाता। इसी को क्या कहा जाता, ब्रह्म कमल यानी फूल। यहाँ का जो स्टेट फ्लावर है उसको ब्रह्म कमल को अपनाया गया। ये ब्रह्म कमल है, तो ध्यान से देख लीजिए, ये ब्रह्म कमल है। तो ये आपके कुछ उत्तराखंड के थे। तो वही आपके जो पीछे हमने बात की थी वही आपकी आ गया है कि कैलाश मानसरोवर लिंक के लिए BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी पीछे की वीडियो में बता चुके। इसलिए कहते हैं कि कोई वीडियो मिस मत किया करो, क्योंकि एक वीडियो भी मिस किए करंट के तो उसमें करंट नहीं होता है, उसमें GS ज़्यादा होता है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में PT नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो इसी BRO के द्वारा 80 किलोमीटर रोड का निर्माण उत्तराखंड के धारचूला व लिपुलेख दर्रे तक की गई है। लिपुलेख दर्रा समीपवर्ती क्षेत्र उत्तराखंड में आपका आता है। समीपवर्ती क्षेत्र आपका नेपाल जो है वो लिपुलेख दर्रे को अपना भाग मानता है, तो इसीलिए आपका विवाद है। लेकिन अगर इसके इतिहास पर हम नज़र डालें तो भारत व उत्तराखंड या नेपाल के बीच अगर हम बात करें तो अब उस समय ब्रिटिश काल का शासन होता है। 1814 से 16 की बात है। 1814 व 16 के बीच आपका एक युद्ध होता है, इसी को आंग्ल नेपाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। और फिर 1816 में जाकर के इसमें आपके नेपाली
बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। फिर 1816 में सुगौली की संधि होती है। 16 में कौन सी संधि हुई थी? 16 सुगौली। तो 1816 में सुगौली की संधि होती है और सुगौली संधि में तय होता है जो काली नदी है, काली नदी को नेपाल की पश्चिम सीमा, ये जो आपकी काली नदी अभी मैप में दिखाए थे ये बह रही थी, इसी को क्या माना गया? नेपाल की पश्चिम सीमा माना गया, क्योंकि यहीं इस रूम में है तो यहाँ से काली नदी बहती है, तो माना गया काली नदी आपकी नेपाल की पश्चिम सीमा है। उस हिसाब से आपका जो लिपुलेख दर्रा है, काला पानी है आपका, ये काली नदी के पश्चिम में, तो भारत का हिस्से में आएगा। लेकिन तब भी इस संधि को नेपाल कहता है कि ये मनमाने तरीके से हुई थी, यानी ये संधि आपकी ठीक उचित नहीं है। तो इसी को लेकर के एक बार फिर से नेपाल ने अपनी आपत्ति दर्ज किया है, जो धार चूला से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर रोड का निर्माण किया गया है। आगे आइए उत्तराखंड के बारे में अन्य कुछ फैक्ट फिगर की बात कर लें तो उत्तराखंड को देवभूमि, लैंड ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम इसका देवभूमि हुआ करता था। और यह 9 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 में यूपी से अलग करके उत्तरांचल के रूप में इसका गठन किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, जो उत्तराखंड आज का है इसका 9 नवंबर, कब? 9 नवंबर यूपी से अलग करके उत्तरांचल के रूप में गठन किया गया था। 2007 में इसे जो उत्तरांचल था उसे उत्तरांचल से परिवर्तित करके उत्तराखंड किया गया। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां हैं, एक आपकी विंटर राजधानी है, इसी को देहरादून कहा जाता। अभी हम पूछते हैं देहरादून किस जोन में आता है, यानी आपका डिवीजन में आता? ये आपके 2 डिवीजन बताए थे, एक कुमायूं, दूसरा गढ़वाल। तो ध्यान दीजिएगा, जो देहरादून है गढ़वाल डिवीजन में आता है। समर यहाँ यानी एक शीतकालीन राजधानी होती है, एक आपके ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी होती है वो गैरसन है। तो कौन है? गैरसन। गैरसन को क्या बनाया गया? गैरसन को समर शीत यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी व देहरादून को विंटर राजधानी बनाया गया है। अगर गवर्नर की बात करें तो यहाँ वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ऐसे जी के टाइम में लिख दिए हैं। तो आपका बेबी रानी मौर्य हैं और आपका बीजेपी के यहाँ आपके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। आगे देख लेते हैं यहाँ की सर्वोच्च शिखर हम देख लेते हैं उत्तराखंड में। तो आपका सबसे ऊंची जो शिखर उत्तराखंड में है आपकी नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी यहाँ की सर्वोच्च शिखर है। उसी के बाद दूसरी प्रमुख अन्य जो हैं कामेत यहीं उत्तराखंड में है, त्रिशूल है। तो ये आपकी 3 आपकी शिखर आपकी पता होनी चाहिए। कामेत मैचिंग में इस बार आपके यूपीपीसीएस में पूछा गया था, तो ये पूछा जाता है। तो सर्वोच्च शिखर आपकी नंदा देवी है, कामेत हुआ, त्रिशूल आपकी उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां हैं। प्रमुख चोटियां हैं तो नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, त्रिशूल हो गया। सर्वोच्च अगर शिखर पूछा जाए तो नंदा देवी है, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। अगला यहाँ जागेश्वर मंदिर अत्यधिक फेमस है, तो जागेश्वर मंदिर है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो बहुत फेमस है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी नहीं प्रवाहित होती, बल्कि जिम कॉर्बेट, यहाँ से आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका, जिम कॉर्बेट से राम गंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? राम गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की भारत का पहला नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना 1936 में की जाती और ये एशिया का प्रथम नेशनल पार्क बनता है। और यह जब 1936 में इसकी स्थापना की गई थी तो इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन नाम जिम कॉर्बेट का क्या है? हेली नेशनल पार्क था। तो वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आइए फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी जो कि जोशीमठ में आती है। जोशीमठ अभी बताए गढ़वाल वाले क्षेत्र में है, तो जोशीमठ आपका गढ़वाल क्षेत्र में आता है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी उत्तराखंड के जोशीमठ नामक क्षेत्र में यानी आती है। अब यहाँ की यानी कुछ हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ की हम कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ की प्रमुख जनजातियों की अगर हम बात करें तो जौन, सारी, भोटिया, थारू, बुक्सा, राजी, बनरावत, जाट। तो आप कहोगे इतनी जनजातियाँ कैसे याद होंगी? तो पीछे भी हमने कहा था कि जनजातियों को याद कराना हमारा काम है, ना कि आपका काम।
ना कि अब का काम। तो यहाँ हमने क्या कहा, कौन कौन सी प्रमुख जनजातियाँ हैं, तो जौनसारी, भोटिया, थारू, बुक्सा, राजी, बनरावत, जाट यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो आप काम आते हैं, जैसा कि हमने कहा कुछ चीज़ें आपको बाय ट्रिक याद रखनी होती हैं, क्योंकि फैक्ट वैसे हम ऐसे भूल जाते हैं। तो एक बार फिर से नाम देख लीजिए, जौनसारी, भोटिया, थारू, बुक्सा, राजी, बनरावत, जाट। हमने इसी की ट्रिक कौन सी बनाई, उस ट्रिक की अगर हम बात करें तो हमने ट्रिक बनाई है, कोई एक राजा है, तो अगर राजा अगर वो भूत वाला काम करने लगे, भूत बन जाए, तो उसको उत्तराखंड में बुक कर दिया जाता है। उसी में बुक चाहे बुक हो, कहते हैं बुक कर लिए हैं, तो बुक कर दिया जाता। तो इसकी ट्रिक हमने बनाई है, जो भूत बना राजा तो यूके में बुक, यूके का मतलब उत्तराखंड। तो ये आपकी ट्रिक बहुत आसान है, जो भूत बना राजा वो यूके में बुक, यानी यूके में बुक कर दिया गया। तो जो भूत बना राजा, कहते नहीं कि जो भूत बना राजा, कहते नहीं जो भूत बना राजा वो यूके में बुक, वो यूके में बुक। तो हम इसी में जानते हैं। तो जो से आपका जौनसारी हो गया, भू से आपकी भोटिया हो गया, और ये ता से था मानिएगा, तो आपका ता से आपका क्या हो गया, टी से आपका थारू, तो आपका ये थारू हो गया। बा से बनरावत हो गया, बन से बनरावत हो गया। रा से आपका क्या हो गया, राजी हो गया। जा से आपका जाट हो गया, और जाट के बाद आपका लास्ट बचा ये आपका यूके में, इससे कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे आपका उत्तराखंड याद राज आ जाए इसलिए बताए हैं, यूके मतलब उत्तराखंड। और बुक से आपका बुक्स यानी बुक्सा हो जाएगा। तो जो भूत बना राजा वो यूके में बुक, 2-3 बार बोलोगे आपको बिल्कुल याद हो गया। जो भूत बना राजा वो यूके में बुक। तो आपका जो से जौनसारी हो गया, भू से भोटिया हो गया, था से आपका थारू हो गया, बा से बनरावत हो गया आपका, उसके बाद रा से राजी हो गया, जा से जाट हो गया, और बुक से बुक्सा हो गया। तो जो भूत बना राजा वो यूके में बुक। आगे आइए, उत्तराखंड की अन, अब तो उत्तराखंड की बात किए हैं, तो पंचप्रयाग की बात ना करें तो बेकार है। तो पंचप्रयाग की हम यहाँ उत्तराखंड में 5 नदियों का संगम है, 5 नदियों के संगम से 5 यानी 5 प्रयाग यहाँ पर बनते हैं। तो आइए हम जरा उनकी बात कर लेते हैं, समझिएगा। सबसे पहले आपका ये बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ के पास आपका एक सतोपंथ ग्लेशियर है, और ये सतोपंथ ग्लेशियर जहाँ ये बना रहे हैं ये यहीं बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ के बगल ये केदारनाथ है। तो इसका भी आर्डर लगाने के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, और गंगोत्री के बाद आपका यमुनोत्री ऐसे भी आ सकते हैं। तो ये पहले बद्रीनाथ आएगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसके बाद गंगोत्री और फिर यमुनोत्री। तो इसी बद्रीनाथ के पास आपका एक ग्लेशियर है, सतोपंथ ग्लेशियर, और सतोपंथ ग्लेशियर से एक आपकी नदी निकलती, इसी को अलकनंदा कहा जाता है। और अलकनंदा इसी के बगल में आपकी है, अलकनंदा इसी के बगल में ये वाली जो बनाए हैं, यहाँ नीति दर्रा उत्तराखंड में है। तो नीति दर्रा के पास से एक आपकी नदी निकलती, उसी को धौली गंगा कहा जाता है। धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा जिस स्थान पे मिलती हैं वहाँ पर एक प्रयाग बनता है, उसी प्रयाग को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। तो पहला प्रयाग निर्मित हो गया, उसी को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। तो विष्णु प्रयाग कैसे बना, तो हमने कहा बद्रीनाथ के पास से एक ग्लेशियर है जिसे सतोपंथ ग्लेशियर कहा जाता है, और सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है अलकनंदा, और उसी के बगल से एक नदी निकलती है धौली गंगा नीति दर्रा के पास। और जहाँ पर ये अलकनंदा व धौली गंगा मिलते हैं वहाँ एक प्रयाग बनता, उसी को विष्णु प्रयाग कहा जाता। जब दोनों नदियाँ आपस में मिल गई तो इनकी संयुक्त धारा फिर अलकनंदा के नाम से बहती है, और इसी के आपका फिर इसी की साइड से यानी एक नदी और आती है बाईं तरफ से, यानी अलकनंदा के बाईं तरफ, ये बायां होगा, जहाँ से चलोगे तो बायां, इधर वाला आपका दायां होगा। तो आपका अलकनंदा के बाईं तरफ से एक और नदी आती है नंदाकिनी, और नंदाकिनी और अलकनंदा फिर यहाँ पर मिली, और जहाँ पर नंदाकिनी व अलकनंदा मिलती हैं तो नंदाकिनी, इसमें आपका अलग से कोई लॉजिक भी आप लगाइए, नंदाकिनी है तो नंद प्रयाग बनाएगी। तो ये नंद प्रयाग यहाँ पर निर्मित होता है। नंद प्रयाग निर्मित होता, तो कई मिथक हैं आपका नंद को लेकर के। नंद प्रयाग आपका कृष्ण से कुछ लोग इसका संबंध बताते, कोई कुछ क्या बताता है, तो उस पर मत जाइए। तो ये नंद प्रयाग है। अगला फिर आपके इसकी जब आपका अलकनंदा और नंद आपकी नंदाकिनी मिली तो आगे इसकी संयुक्त धारा फिर किस नाम से जानी गई, अलकनंदा। और फिर यहाँ पिंडार एक ग्लेशियर है, और पिंडार ग्लेशियर से बाईं तरफ से ही एक पिंडार ग्लेशियर है, और पिंडार ग्लेशियर से एक नदी निकलती जिसे पिंडार गंगा या पिंडार के नाम से जानी जाती। तो पिंडार
जो नदी निकली ये पिंडार नदी फिर आपका इसमें आकर के अलकनंदा में इस स्थान पे मिलती है। तो हमने यहाँ बनाया जहाँ पर आपका पिंडार व अलकनंदा आपस में मिलती है, उसे फिर वहाँ पर एक आपका यानी क्या बना, एक आपका जहाँ पर पिंडार व अलकनंदा आपस में मिलती हैं उसी को कर्णप्रयाग कहा जाता है। उसी को किस नाम से जाना जाता है? उसी को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। उसी को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता। आगे समझिएगा। तो कर्णप्रयाग बनने के बाद आपका पहला विष्णु प्रयाग था, दूसरा नंद प्रयाग था, तीसरा आपका क्या हो गया, कर्णप्रयाग था। और कर्णप्रयाग के बाद इनकी संयुक्त धारा फिर किस नाम से बहती है? फिर इसे अलकनंदा के नाम से जाना जाता। अब ये बाएं तीन प्रयाग गंगा यानी जो अलकनंदा नदी निकली थी उसके बाईं तरफ तीन आपके नदियों के मिलने से तीन प्रयाग बने। अब दो नदियां आती हैं इसकी यानी अलकनंदा के दाईं तरफ से, तो उसकी हम आगे बात करेंगे। तो तीन प्रयाग बिल्कुल, पहला विष्णु प्रयाग बनेगा, भगवान विष्णु के दर्शन होंगे और भगवान विष्णु के दर्शन के बाद फिर नंदलाल मिल जाएंगे। यानी अब भगवान विष्णु, अब विष्णु अवतार पहले हुआ, फिर नंद का मतलब आप कृष्ण उनके आपका ऐसे लॉजिक लगा सकते हो, नंद प्रयाग बना यानी नंद प्रयाग। और नंद के बाद आपकी फिर कौन, कर्ण, और कर्ण आपका देखोगे उसके कृष्ण और कर्ण उसके बाद आपके कर्ण का आपका क्या हुआ, कर्ण वही जो आपके दानी व्यक्ति था आप वैसे याद रख सकते हो। तो आपका विष्णु पहले आएंगे तो विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग बनेगा अलकनंदा बाद धौली गंगा मिलने से विष्णु प्रयाग बाद फिर आपका नंद प्रयाग। तो अलकनंदा सब में कॉमन है तो अलकनंदा हुआ, कौन दूसरा आपका नंदाकिनी नदी से। उसके बाद कर्ण प्रयाग बताए तो कर्ण प्रयाग अलकनंदा व पिंडार गंगा के मिलने से बनेगा, पिंडार गंगा के मिलने से बनेगा। इसके बाद फिर आइए अगला जो प्रयाग बनता है इसी को रुद्र प्रयाग कहा जाता। और ये अलकनंदा बही रहित इनकी संयुक्त धारा अलकनंदा के नाम से जानी जाती। अब आगे समझिएगा, यहाँ है केदारनाथ और केदारनाथ के पास से आपका एक नदी निकलती है, इसी को क्या कहा जाता, मंदाकिनी, मंदाकिनी के नाम से जाना जाता। और भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता। तो इसी भगवान यानी इसी पार्वती और शिव की कहानी इसमें है, तो इसी को लेकर के यानी ये आपका रुद्र प्रयाग उन्हीं के नाम पर ही रखा गया। कुछ मितक ये भी बताते हैं, कुछ अलग भी मानते हैं। तो अगला जो रुद्र प्रयाग बना तो इसमें आपका मंदाकिनी आके मिलती है अलकनंदा में और उससे जो बनता है उसी को रुद्र प्रयाग कहा जाता। इसकी संयुक्त धारा फिर किस नाम से जानी जाती है, अलकनंदा। अब आगे एक यहाँ यमुनोत्री है, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है, इसी को भागीरथी कहा जाता। किस नाम से जाना जाता, भागीरथी। और भागीरथी यही है जिसको भागीरथ पृथ्वी पर लाए थे। तो ये भागीरथी नदी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद ये आकर के अलकनंदा में जब मिल जाती तो इसी को किस नाम से जाना जाता, ये आपकी चूँकि भागीरथी नदी अत्यधिक पवित्र नदी मानी जाती है तो देवों का ये प्रयाग बनेगा, इसी को देव प्रयाग के नाम से जाना जाता। और देव प्रयाग के बाद अब आगे की इसकी संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता, आगे यहीं इसी के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाएगा। जहाँ आगे चल करके इस गंगा नदी में आपकी यमुना नदी आपके आकर मिलेगी जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो आगे आपका इस प्रकार आपका ये पंच प्रयाग निर्मित हो जाता है, पंच प्रयाग निर्मित हो जाता। अगर हम पंच प्रयाग के आगे की कहानी देखें तो हमने कहा कि पंच प्रयाग आपका ये निर्मित हो गया तो गंगा नदी ये ऐसे बह रही तो इधर से आपके आके इसमें मिलेगी यमुना नदी। और यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। इधर भी गंगा की आवानी कई सहायक नदियाँ, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, समझिएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, घाघरा के बाद गंडक और गंडक के बाद आपका कोसी और कोसी के बाद अगली जो है इसी को सबसे लास्ट ही आपकी गंगा की है और यानी जो कि बाईं तरफ की मिलने वाली है यानी उसी को क्या कहा जाता, महानंदा कहा जाता। यमुना में कई मिलती हैं, यमुना में चंबल मिलती है, चंबल। उसके बाद गंगा में आगे ये दो नदियाँ और मिलती हैं इधर दाईं तरफ से, एक को कहा जाता सोन और आगे कहा जाता ये पुनपुन, सोन और पुनपुन इसकी। और सोन ये वही नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। अब आगे नदी ये बहती है तो आगे की आई है तो पूरी यात्रा हम पूरी ही करवा देते हैं। तो ये गंगा नदी यहाँ तक महानंदा मिल गई तो इनकी आगे चल करके आपका बांग्लादेश पहुँचते हैं।
यानी ये गंगा पहुंचती है और इधर से आपका आ रही होती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये ब्रह्मपुत्र पीछे किसी वीडियो में पीछे करंट में बता चुके चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और यह जब बहती है कहाँ, ये इंडिया ईयरबुक 2020 में डिस्कस किए थे, इसीलिए सारे वीडियो आप देखते रहिए। तो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर आपके लद्दाख में है, तिब्बत में है, वहाँ से आपका तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता। इसकी दिबांग सहायक नदी है। सुबनसिरी, धनसिरी और ये पुथिमारा, पागल दिया, ये सब इसकी सहायक नदी हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। जब ये असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र, और असम में ब्रह्मपुत्र के बीच में आपका एक माजुली नदी द्वीप है जो विश्व का आपका पहला नदी यानी जिला नदी ऐसा नदी द्वीप है जिसे जिला घोषित किया गया है और विश्व का सबसे बड़ा ये आपका नदी द्वीप है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका माजुली से पूछा जा चुका। फिर गंगा इधर से जा रही थी तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब ये आपस में मिल जाती हैं तो इन्हीं के संयुक्त धारा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता और इनकी संयुक्त धारा आगे चल करके यानी बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित कर देती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्रह्मपुत्र व गंगा की संयुक्त धारा बांग्लादेश में किस नाम से प्रवाहित होती, तो इसी को पद्मा के नाम से प्रवाहित होती है। अब आगे ये आपका उत्तराखंड के पंचप्रयाग आपके बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, गंगा नदी पूरी आपकी समझ में आ गई होगी। आगे हम समझ लेते हैं उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रे। कुछ प्रमुख दर्रों की अगर हम बात कर लें तो इसके लिए भी हमने ट्रिक बनाई, लेकिन पहले हम समझते हैं कौन कौन आपके प्रमुख दर्रे हैं। तो पहला आपका माना दर्रा हो गया, फिर माना का उल्टा कर दो यानी आपका माना तो नाम यानी आगे अक्षर पीछे का अक्षर आगे कर दो। तो माना दर्रा, माना के बाद नामा दर्रा के बाद आपका सिंध दर्रा, फिर उसके बाद ट्रेल्स दर्रा, ट्रेल्स के बाद अदनकोल दर्रा, नीति दर्रा। इतने दर्रा आपके कहाँ हैं? उत्तराखंड में है। लेकिन आप भूल जाते हो तो आपको हेमा मालिनी का नाम सभी लोग जानते हो, अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो हेमा मालिनी अब शुरू में मूवी बनती थी, शूटिंग में काम करती थी, तो चूंकि उस समय आज की तरह उनके लिए इतनी एडवांस कारें नहीं थी। वो तांगे पे आपने देखा होगा, आपकी बहुत सारी आपकी मूवियों में तांगे से बैठ के यात्रा की जाती थी। तो टांगा को हम ट्राली मान लिए और ट्राली मान के अब हमने ट्रिक क्या बनाई, हेमा मालिनी ट्राली से आई। किस लिए? शूटिंग करने के लिए आएंगी। तो किससे आए? ट्राली में बैठ गया। ट्राली आज भी आपका ट्रैक्टर ट्राली जानते ही हो, ट्रैक्टर। तो हेमा मालिनी ट्राली से आई, यहीं से ट्रिक खत्म होती है और सारे आपके दर्रे इसी में आ जाते। तो यहाँ हेमा को हटा दीजिए, हेमा से कोई दर्रा नहीं। माँ से आपका कौन है? माना दर्रा, इसी का उल्टा कर दो, नामा दर्रा, माना दर्रा, नामा दर्रा, दोनों आपके उत्तराखंड में। ली से आपका लिपलेख दर्रा, नी से आपका नीति दर्रा, ट्रा से आपके ट्रेल्स दर्रा, और उसके बाद आइए ट्राली से, और उसके बाद आपका ट्रेल्स दर्रा हो गया, और उसके बाद आई, तो आई से आपका कौन हो गया? और से आपका सिंध दर्रा हो गया, से आपकी सिंध दर्रा हो गया, और उसके बाद आपका आई से आपका अदनकोल दर्रा हो गया। तो ये सारे के सारे दर्रे आपके इसी हेमा मालिनी ट्राली से आई। हेमा मालिनी ट्राली से आई उत्तराखंड के। इसके पहले हमने अरुणाचल प्रदेश के सारे दर्रों का खात्मा कर दिए थे और आपको ट्रिक से बताए थे। अब करंट वाले किस वीडियो में बताए हैं आप ज़रूर उसको आप पीछे की वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। तो हम अभी तक दर्रे कहाँ के आपके हिमाचल प्रदेश के आपके सिपकीला, बारालाचा और रोहतांग, ये 3 प्रमुख दर्रे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के आपको बता चुके हैं। उसके बाद आपका उत्तराखंड के आज बता दिए। हेमा मालिनी काहे से आई? ट्राली से आई। तो हेमा मालिनी ट्राली से आई तो आपका माँ से माना दर्रा, इसी का उल्टा नामा दर्रा, उसके बाद आपका मालिनी ली से लिपलेख दर्रा, उसके बाद आपका नी से नीति दर्रा, बहुत पूछा गया नीति दर्रा। उसके बाद किससे? ट्राली से तो ट्रेल्स दर्रा। उसके बाद आपका अगला से आपकी सिंध दर्रा, और सिंध दर्रा के बाद आपका आई तो अदनकोल दर्रा। ये उत्तराखंड में स्थित है। हमने जब बात किया था किसकी, अभी सिक्किम की बात की, तो सिक्किम के दर्रे के लिए आपको सांप का नाम याद रखना, नाजा उसका वैज्ञानिक नाम होता। तो सिन्नाथुला दर्रा। एक और याद आज आपको करवा दिए, नकुला दर्रा यहीं पर है। और दूसरा आपका कौन हो गया, यानी जे से जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो जेलेपला दर्रा, नकुला, नाथुला, जेलेपला, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। आइए बात रिवीजन करवा देते हैं। कहाँ के दर्रे? आपके अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश में हमने कहा कि आपको
दर्रे बताए थे, ट्रिक बताए थे कि आपका साला है और आपके साला आपके सामने है, वो पूछता मेरी बहन आपको याद करती है, तो आप उसको बताए थे क्या जवाब देते हो कि आप जवाब देते हो कि साले बीवी तेरी याद 3 पल करती है। तो ऐसे आप जवाब देते हो, क्या जवाब देते हो? बीवी साले बीवी तेरी याद कितने पल? याद 3 पल करती है। आगे करती है। तो सा से हमने इसमें देखिएगा साले, तो सा से हमने कहा था सेला दर्रा, साले से आपका क्या हो जाएगा? सेला दर्रा। बी से बोमडिला दर्रा, बुमला दर्रा, और तेरे से आपका क्या? टुंगा दर्रा, तेरे से हमने कहा था टुंगा दर्रा। या से बताया थी यांग्याब दर्रा, और दिफू यानी 3 पल है तो दिफू से आपको बताए थे 3 दर्रा हैं। कौन कौन था से? तो दिहांग दर्रा, दिफू दर्रा, दिफर दर्रा, और इसके बाद पामसाऊ दर्रा। पी से आपका पामसाऊ दर्रा, और का से हमने बताया था कुमजांग दर्रा। तो ये आपके कितने हो गए? ये सारे दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में आपके आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के भी सारे दर्रे आपको निपटा दिए, सिक्किम के भी सारे दर्रे बता दिए, उसके बाद आपके उत्तराखंड के सारे दर्रे बता दिए, उसके बाद आपका इधर आइए हिमाचल प्रदेश की भी सारे दर्रे बता दिए। अब बारी किसी दिन आपकी किसकी है? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा दर्रे हैं, तो जम्मू कश्मीर से भी हम आपको बताने वाले हैं। अब अगला देख लेते हैं जो न्यूज़ में था आपका, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। बृहत बेंगलोर महानगर पालिके, बृहत बेंगलोर महानगर पालिके के द्वारा क्या किया गया? एक कर्नाटक में है आपका बृहत बंगलुरु महानगर पालिके, इसके द्वारा एक प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो पूछा जा सकता है ये प्राणवायु यानी प्रोग्राम क्या है? तो आप देखते हो कोविड-19 का प्रकोप यानी बंगलौर जैसे शहर में प्रमुख रूप से है, तो बंगलौर में यानी लोगों के बीच अवेयरनेस जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया गया? यानी इसको प्राणवायु प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसमें बताया जाएगा कि वह अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को कैसे स्वयं जांच कर सकते हैं, इसके बारे में इनको श्वसन संबंधी रेस्पिरेटरी का मतलब अगर कोई दिक्कत होती है तो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें और अपने आप सेल्फ एग्जामिन वो कर सकते हैं। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्राणवायु नामक प्रोग्राम शुरू किया गया। तो पूछा जा सकता किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ बात आई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के बारे में हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ये हमने मैप कर्नाटक का बीच वाला ये जो बनाया है ये कर्नाटक है। तो कर्नाटक का बॉर्डर आप समझ लीजिए किसके किसके साथ लगता है। तो आपका इधर महाराष्ट्र के नीचे आइए, इधर साइड में आइए तो गोवा के बाद केरल के साथ इसका बॉर्डर लगता। इधर तमिलनाडु साउथ से लगता, केरल कर्नाटक तमिलनाडु एक साथ बोलती हो तो केरल के साथ लगता, तमिलनाडु के साथ लगता। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ इसका बॉर्डर नहीं लगता, ना कि मध्य प्रदेश के साथ ही बॉर्डर लगता। इसका बॉर्डर आपका आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के साथ लगता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कर्नाटक का बॉर्डर किससे किससे लगता है? महाराष्ट्र के साथ लगता है, गोवा के साथ लगता है, कर्नाटक के साथ लगता है, उसके बाद आपका तमिलनाडु के साथ लगता है, आंध्र प्रदेश के साथ, और तमिलनाडु के साथ इसका बॉर्डर लगता है। अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो इसका 1 नवंबर 1956 को स्थापना किया जाता है, लेकिन तब इसे मैसूर राज्य के रूप में जाना जाता है। 1 नवंबर 1956 को इससे मैसूर राज्य के रूप में स्थापना होता है, और इसका नाम जो बदला जाता है वर्तमान जो कर्नाटक किया जाता 1973 में इसे कर्नाटक कर दिया जाता है। अब यहाँ हमने कर्नाटक वैसे काफ़ी डिटेल है तो सब कुछ एक साथ नहीं उठा सकते हैं, कुछ चीज़ें हमने आज यहाँ के नेशनल पार्क को याद करने का हमने आपको यानी ये बताया है। इसके पहले हमने आपको नेशनल पार्क कहाँ कहाँ याद करवा चुके, याद कीजिए। त्रिपुरा के पूरे नेशनल पार्क याद करवा चुके, उड़ीसा के पूरे नेशनल पार्क याद करवा चुके, झारखंड का बेतला या पलामू नेशनल पार्क बता चुके हैं, मध्य प्रदेश के 10 नेशनल पार्क आपको याद करवा चुके हैं, आपको बाई ट्रिक याद करवा चुके हैं, और आपको क्या याद करवा चुके हैं? तो आज उत्तराखंड के नेशनल पार्क आपके याद करवा दिए, एक आपका उत्तराखंड का। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क आपको याद करवा चुके हैं। उसके बाद यहाँ की प्रमुख नदियाँ, इनकी विशेषताओं को बारे में आपको याद करवा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश तो पूरा काफ़ी डिटेल, मध्य प्रदेश उड़ीसा ये सब आपका हो चुका है, तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। आज हमारी बारी है कर्नाटक में प्रमुख नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं, तो इनको हम समझते हैं 7-8 हैं, तो हमने उसको बाय ट्रिक याद करवाने का आपको कहा था, तो इसको भी बाय ट्रिक हम समझेंगे। तो इसको याद करने की अभी तक आपके ज़्यादा ट्रिक नहीं बताएंगे, लेकिन जो चीज़ें फैक्चुअल हैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है तो उसके लिए आपको बताएंगे। तो ये बांदी
समझते हैं कि कर्नाटक में कौन कौन नेशनल पार्क हैं। तो बांदीपुर नेशनल पार्क है, बन्नेर घाट नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क यहीं कर्नाटक में है, अंसी नेशनल पार्क यहीं है, डांडेली या दांदेली नेशनल पार्क यहीं है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क यहीं है, काली टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क यहीं है, और अगला है मुडुमलाई नेशनल पार्क है। लेकिन आप कहोगे इतना याद कैसे रहेगा? तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, एक कॉमेडी आपका आती है बीबी की वाइन्स, तो बीबी की वाइन्स आपको पता भी होगा, उसी से हमने इसको ट्रिक बनाने की कोशिश की है। तो आपका हमने ट्रिक क्या बनाई है? बीबी की वाइन्स में दम है, बीबी की वाइन्स में दम है, बीबी की वाइन्स में दम है। तो बीबी की वाइन्स में दम है, जितने नाम गिनाए हैं सब आपके आ गए। बीबी की वाइन्स में दम है। अगर उत्तराखंड के जनजाति पूछे तो कौन सा ट्रिक बताए? जो बना राजा, जो बना राजा वो यूके में बुक, जो बना राजा वो यूके में बुक, ये आपका उत्तराखंड की जनजाति की ट्रिक है। लेकिन यहाँ आपका कर्नाटक के नेशनल पार्क की ट्रिक आपको क्या है? तो हमने कहा कि बीबी की वाइन्स में दम है। भाई जो अच्छा काम करेगा कहते हैं इसमें दम है, तो वैसे बीबी की वाइन्स में क्या है? बीबी की वाइन्स में दम है। तो बी से आपका बांदीपुर हो जाएगा, अगले बी से बन्नेर घाट हो जाएगा, और की से कुद्रेमुख व काली हो जाएगा, और उसके बाद वाइन्स में आप ये डब्लू से कुछ नहीं है, उसके बाद वाइन्स, वाइन्स बोलिए तो वाइन्स आइंस, आइंस यानी आइंस का मतलब अंश निकल रहा, तो यहाँ से वाइन्स से आइंस, आइंस का मतलब अंसी नेशनल पार्क यहीं से निकल आएगा, पूरे नाम से अंसी नेशनल पार्क यहीं है। उसके बाद यन उठा लीजिए, यन से आपका नागरहोल यहीं हो जाएगा, और यम उठा लीजिए, यम से आपके क्या मुडुमलाई हो जाएगा, और दम से आपकी डांडेली नेशनल पार्क, यानी सारे आपके आ गए। बीबी के वाइन्स में दम है तो आपकी बांदीपुर, बन्नेर घाट, कुद्रेमुख, काली, और उसके बाद नागरहोल, अंसी, मुडुमलाई, और आपका अगला कौन बचेगा? डांडेली। ये आपके कहाँ हैं? ये आपके कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क हुआ टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं। उसके बाद एक दो चीज़ और आपको यहाँ बता देते हैं। क्या बता देते हैं कि कर्नाटक का भी कुद्रेमुख आपका जो नेशनल पार्क बताए, तो कुद्रेमुख यहाँ पर प्रमुख खान भी है। कुद्रेमुख खान यानी ध्यान दीजिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। कुद्रेमुख खान ये लौह अयस्क क्या लोहे के उत्पादन के लिए जानी जाती, और लौह अयस्क की प्रमुख खान है कुद्रेमुख। और कर्नाटक की एक और है कोलार, और कोलार किस लिए जाना जाता? तो खनिज वाला भी बताएंगे। कोलार आपकी सोने के लिए, सोना उत्पादन के लिए कर्नाटक में जाना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपका एक और आपका वन्य जीव अभयारण्य याद रखना, जो कि भद्रा है। तो भद्रा वन्य जीव अभयारण्य यहीं आपका ये आपका कर्नाटक में है। तो भद्रा वन्य जीव अभयारण्य ये आपको ध्यान में रखिएगा, तो यहीं आपका उत्तराखंड में है। आगे देख लेते हैं जो आपका सिद्धार्थ वरदराजन बताए थे। ये फोटो है सिद्धार्थ वरदराजन को, इन्हीं को क्या दिया गया बताइए? क्या कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इन्हीं को आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया 2020। ये सिद्धार्थ वरदराजन है। आगे आइए, ये आपका मैप है कर्नाटक। देखो यहाँ भी इस मैप से भी देख सकते हो, उसमें भी बनाए थे। तो आपका ये आपका महाराष्ट्र इसके साथ बॉर्डर लगता है, ये गोवा छोटा सा है, गोवा के साथ ये आपका केरल है, केरल के साथ तमिलनाडु बॉर्डर लगता है, ये आपका आंध्र प्रदेश हो, ये तेलंगाना है। तो इधर देखिए छूट गया आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आपका, और ये आपका उड़ीसा, ये सब छूट गए हैं। तो इसका बॉर्डर केवल इतने के साथ लगता है। ये आपका दिख रहा होगा कौन सा जानवर है? हाथी मेरा साथी। और ये हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था हाथी के संरक्षण के लिए? 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हाथी यहाँ का क्या है? अब स्टेट एनिमल है कर्नाटक का। देखो एक पक्षी आपका ये सामने आ गई है, इसका पीछे भी दिखा चुके हैं। इसी का नाम क्या है? इंडियन रोरल। इसी का नाम क्या है? ये उड़ीसा की भी है, इंडियन रोलर। ये पीछे भी बताए थे ये पक्षी इंडियन रोलर यहाँ की क्या है? अब आपको पता हो गया होगा, स्टेट बर्ड है, राज पक्षी है। ये देखो ये लोटस आ गया, कमल का फूल आ गया, और ब्रह्मा कमल वहाँ उत्तराखंड का है। यहाँ का क्या है? ये कमल है, लोटस। लोटस यहाँ का क्या है? राजकीय या स्टेट फूल है। ये आपका वृक्ष आ गया, ये वृक्ष किसका है? देख के बताओ पत्तियाँ, चंदन का है। ये वृक्ष किसका है? चंदन का। अब ये यहाँ से क्वेश्चन IAS के भी आप निकाल सकते हो, जब आपका मोटा मोटी आपको पता हो कि यहाँ का अगर स्टेट वृक्ष ट्री आपका घोषित किया गया, तो जाहिर सी बात है
कि यहाँ पर क्या है, चंदन जरूर पाया जाता होगा। तो ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका IAS 2016 या 17 में पूछा, 17 में पूछा गया था। तो आपका जो कुछ चीज़ें अगर पता होती हैं तो आप क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से यानी इनडायरेक्ट एनालिसिस से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये चंदन वृक्ष यहाँ का अगर स्टेट ट्री है तो स्वाभाविक है यहाँ चंदन के वृक्ष काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो कर्नाटक में चंदन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लाल चंदन हो या आपका यहाँ का फेमस है। आगे आइए, ये देखो मंदिर यहाँ का है। अभी मंदिर हालांकि इसके बारे में स्थापत्य कला कर्नाटक की और हम डिटेल में समझेंगे। हिले वुड आपका ये सब हैं। और ये आपका बीजापुर का ये क्या बोलते हैं इसको, गोल गुंबज बोलते हैं। ये बीजापुर का गोल गुंबज है। तो देख लीजिए बना, ये गोल गुंबज के रूप में बना है। तो ये बीजापुर का गोल गुंबज है। तो इसी के साथ आपका अभी कर्नाटक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, किसी अगले वीडियो में और हम डिटेल समझेंगे। इसी के साथ आपका ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।